अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे और अल्लाह ताला की पनाह में होंगे। मैं इमरान मुमताज़ मलिक एडवोकेट हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप दोस्तों के लिए इजी टू जस्टिस के फोरम से अवामी आगाही से मुतल्लिक इश्यूज़ आपके सामने लाऊँ। तो पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 में सेक्शन 12, 13, 14 और 15 इनके अंदर ओब्लिगेशंस के किराएदार के ऊपर क्या ओब्लिगेशंस हैं और एक मालिक मकान के ऊपर क्या ओब्लिगेशंस हैं। जब हमें अपने हकूक़ का पता होता है, जब हम अपने हकूक़ डिमांड कर रहे होते हैं, तो हमें अपने फ़राइज़ का भी बखूबी आगाह होना चाहिए। अगर हम फ़राइज़ से मुतल्लिक आगाह होते हैं तो कभी भी फिर मुआशरे में मसाइल पैदा नहीं होते और कभी भी फिर हमें मुख्तलिफ तनाज़ात और परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। अब अपनी बात को जल्दी आगे बढ़ाते हुए हम फ़ौरन सेक्शन 12 को डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 12 जो है वो पंजाब प्रीमिस ऑर्डिनेंस रेंटेड प्रीमिस ऑर्डिनेंस 2009 का वो ओब्लिगेशंस ऑफ लैंडलॉर्ड से मुतल्लिक है। अब लैंडलॉर्ड की क्या ओब्लिगेशन है, लैंडलॉर्ड की आप स्टेप बाय स्टेप नोट करते जाएं। सबसे पहली जो ओब्लिगेशन है वो लैंडलॉर्ड की वो ये है कि जो सेक्शन 5 के तहत वो एक स्टाम्प पेपर एग्रीमेंट किराएदारी का रेंट कंट्रोलर के सामने पेश करके रजिस्टर करवाता है, उसकी एक कॉपी वो प्रोवाइड करेगा अपने टेनेंट को। ये उसकी ओब्लिगेशन में आता है कि जब वो एक कॉपी प्रोवाइड करेगा तो इससे उस टेनेंट को भी पता चलेगा कि उसने जो सेटल टर्म्स एंड कंडीशन उस एग्रीमेंट के अंदर की है उससे वो बखूबी आगाह होगा कि क्या ड्यू डेट है, टेनेंसी पीरियड कितना है, या वट एवर कंडीशन हैज बीन मेंशन इन दैट पर्टिकुलर एग्रीमेंट। अब जो दूसरी ओब्लिगेशन है उसके ऊपर वो ये है कि वो उस मकान को जो वो रेंट के ऊपर प्रेमिसेस देता है, चाहे वो मकान है दुकान है, वो उसको काबिल रहायश हालत में, काबिल इस्तेमाल हालत में बनाए। अब इस ओब्लिगेशन से मुतल्लिक आसान अल्फाज में हम बात कर लेते हैं। वो ये है कि बाज़ औक़ात मकान ऐसी सिचुएशन में ना हो कि उसकी कोई खिड़की टूटी हुई हो, कोई रोशनदान टूटा हो, बाहर से डस्ट आती हो, छत टपकती हो, वो ऐसी सिचुएशन में ना हो कि जो एक आम आदमी की रहाइश वहाँ पे मुमकिन ना हो सके। अब इसमें ये तो दूसरी ओब्लिगेशन थी। अब तीसरी ओब्लिगेशन आप नोट कर लेंगे। एक मालिक मकान के ऊपर तीसरी ओब्लिगेशन क्या है, वो ये है कि इस मकान, इस प्रीमिसेस से मुतल्लिक जो भी फी, टैक्स, चार्ज, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी लैंडलॉर्ड की। अब फी क्या है कि बाज़ औक़ात किसी ऐसी सोसाइटी में जो मंथली वो आपको सर्विसेज ले रहे होते हैं, उस तरह की कोई फीस अगर इस मकान के ऊपर देनी पड़ती है तो उसकी फीस रिस्पॉन्सिबिलिटी है मालिक मकान की। अगर कोई गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल या कंटोनमेंट जहां मकान वाक़ है वहां उसका कोई टैक्स इम्पोज होता है या कोई प्रॉपर्टी टैक्स उसके ऊपर, अगर वो 5 मरले से ऊपर है, एग्जाम 5 मरले की हद तक अगर उससे ऊपर है तो ऐसे सिचुएशन में उसको टैक्स है तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लैंडलॉर्ड की है। अब चार्ज, चार्ज क्या है? चार्ज ये है कि अगर इस मकान के ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज लग जाता है, किसी किस्म के ऊपर को अदायगी करनी पड़ जाती है तो वो अदायगी भी लैंडलॉर्ड ही के जिम्मे होगी। अब ये तो वो तीन हमने मेंशन की कि ये ओब्लिगेशंस हैं जिनके ऊपर करने का वो पाबंद है। अब दो मजीद ओब्लिगेशन हैं जिनके ऊपर वो ना करने का पाबंद है। वो क्या काम ना करने वाले हैं? वो ये काम ना करने वाले हैं कि अगर कोई एमिनिटी, कोई सहूलत अगर वो टेनेंट को उस मकान की वजह से, उस प्रीमिसेस की वजह से हासिल है तो वो सहूलत उससे कट ऑफ नहीं की जाएगी या वो सस्पेंड नहीं की जाएगी या वो आर्ज तौर पर ब्लॉक नहीं की जाएगी। अगर उसके कोई ईजमेंट किसी किस्म की है जिसको, जो ईजमेंट वो लैंडलॉर्ड उसकी कथन सस्पेंड नहीं कर सकता, ना ही उसको कट ऑफ कर सकता है। इसी तरीके से जो एक और काम लास्ट 5 पे है वो ये है ओब्लिगेशन लैंडलॉर्ड के ऊपर कि वो उस मकान में जो उसने टेनेंट को टेनेंसी के तहत, टेनेंसी एग्रीमेंट के तहत दे दिया, पोजेशन डिलीवर कर दिया, तो वो
उस मकान के अंदर दाखिल नहीं होगा। अगर होगा तो वो बजरिया नोटिस, वो नोटिस देगा टेनेंट को कि वो रीजनेबल नोटिस देकर ही दाखिल हो सकता है। अब ये नहीं कि एक मालिक मकान है, उसकी प्रॉपर्टी है और वो घर की अपनी एक प्राइवेसी भी पड़ती है, जब चाहे वो उस घर के अंदर अपनी मर्जी से दाखिल हो जाए अपना मकान समझ के, ऐसा नहीं है। वो टेनेंट के राइट्स को भी मद्देनजर रखा गया है। अब ये ओब्लिगेशन थी लैंडलॉर्ड की। लैंडलॉर्ड की ओब्लिगेशन के साथ साथ इसी सेक्शन 12 के अंदर इसकी रेमेडी भी दे दी गई है। वो रेमेडी क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं। रेमेडी फ्रेंड्स ये है कि जब अगर टेनेंट ये समझता है कि लैंडलॉर्ड अपने फ्राइज ओब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर रहा, तो वो एक एप्लीकेशन रेंट कंट्रोलर, जो भी उस इलाके के अंदर रेंट कंट्रोलर गवर्नमेंट ने मुंतखब किया है, उसकी अदालत में एक एप्लीकेशन गुजारेगा। उस एप्लीकेशन के अंदर अपनी कंटेंशन जाहिर करेगा कि ये मालिक मकान ओब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर रहा। अब यहाँ पे एक बात मद्देनजर रखने वाली जरूरी है, जो इससे कबल भी हमने एक वीडियो में डिस्कस की थी, वो ये कि जब भी वो लैंडलॉर्ड उस एप्लीकेशन गुजारेगा रेंट कंट्रोलर के पास, तो वो तब एंटरटेन की जाएगी जब अगर उसके पास वो एग्रीमेंट सेक्शन 5 के तहत रजिस्टर्ड होता है। पहले तो उसने अपना वो रिलेशन कोर्ट को बताना होगा कि वाकई मैं टेनेंट हूं और फ्रां एग्रीमेंट के मुताबिक हूं, तब एंटरटेन किया जाएगा। अगर उसके पास वो रजिस्टर्ड सेक्शन 5 के तहत एग्रीमेंट नहीं है, तो ऐसी सूरत में सेक्शन 9 के अंदर वो फॉल कर जाएगा, जिसमें उसको बतौर टेनेंट एनुअल रेंट के ऊपर 5% पेनल्टी बतौर जुर्माना फाइन पे करने के बाद उसकी ये एप्लीकेशन एंटरटेन की जाएगी। ये बात एप्लीकेशन देने से पहले टेनेंट को मद्देनजर रखनी जरूरी है। अब टेनेंट एप्लीकेशन देगा तो कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है, अगर सेटिस्फाई होती है, कि उसको रिस्टोर किया जाए या ओब्लिगेशन को जो लैंडलॉर्ड है वो फुलफिल करे। दूसरी सूरत इसमें भी बताई गई है कि अगर ऐसी सूरत में वो लैंडलॉर्ड नहीं फुलफिल करता, तो उस टेनेंट को ये इख्तियार दे दिया जाता है, पावर दे दी जाती है कि आप इस जो टेनेंसी अमाउंट है, रेंट है मंथली, उसमें अदा करते हैं, उसमें से आप ये करें कि अपनी जो भी आपको मसला दरपेश है उस पर वो इतना खर्चा कर दें, फिर वो खर्चा आपकी उस रेंटल अमाउंट में से जो लैंडलॉर्ड को आपने देनी उसमें से मिनहा कर दिया जाएगा। अब ये भी रेमेडी एक दे दी गई है। अब ये तो वो रेमेडी थी जो टेनेंट को हासिल थी लैंडलॉर्ड की ओब्लिगेशन के ऊपर। अब सेक्शन 13 में जो है सिर्फ लैंडलॉर्ड को पाबंद नहीं किया गया 12 में, 13 में जो है वो टेनेंट को भी जो पाबंद किया गया है कि वो भी उसके ऊपर भी कुछ एप्लीकेशंस है मालिक जो लैंडलॉर्ड है उसकी, उसके अगेंस्ट। वो क्या है? वो सबसे पहले 1 नंबर हम नोट करेंगे, वो ये है कि जिस कंडीशन में वो प्रीमिसेस, वो बिल्डिंग, वो मकान उस टेनेंट को दिया गया है, वो पाबंद है कि वो एक्सेप्ट वियर एंड टीयर्स, मामूली कोई तोड़ फोड़ होती है उसके अलावा वो उसी कंडीशन में, उसी हालत में उसको रखे और उसी हालत में वो कल वापस करे। अब ये तो सेम सिचुएशन के मकान को, ये नहीं कि मकान उसको बड़ी अच्छी हालत में दिया गया और बाद में वो देखने के काबिल ना हो, खिड़कियां टूटी हुई हों और खस्ता हालत में मकान हो, इस बात को प्रोटेक्ट किया गया है 1 नंबर ओब्लिगेशन में। 2 नंबर ओब्लिगेशन में वो ये है कि यूज ऑफ पर्पस, कि जिस पर्पस के लिए उसे वो मकान दिया गया है, अगर वो रेजिडेंस पर्पस के लिए दिया गया तो उसे गोदाम नहीं बना सकता। अगर कोई शॉप उसे करियाने की दुकान के लिए दे दी है तो वो उसमें कबाड़ नहीं फेंक सकता। तो वो पाबंद है टेनेंट के वो जिस पर्पस के लिए लिया, या अगर वो पर्पस चेंज करना चाहता है तो उसे वो रिटर्न कंसेंट जरूरी है लैंडलॉर्ड की, या अदरवाइज अगर कोई एग्रीमेंट में अगर कोई प्रोविजन मौजूद है तो वो अलग बात है। अदरवाइज ये ओब्लिगेशन जो है ये टेनेंट के ऊपर है। थर्ड ओब्लिगेशन क्या है? थर्ड ओब्लिगेशन ये है कि वो टेनेंट अब टेनेंट बन के बैठ नहीं जाएगा, बल्कि वो अपने लैंडलॉर्ड को जब वो इंस्पेक्शन करना चाहता है इस घर की किसी भी हवाले से कि मेरा घर किस सिचुएशन में है, या वो इस घर की मरम्मत करवाना चाहता है, तो उसे ये टेनेंट परमिशन देगा कि वो उसकी उस हिस्से की मरम्मत करा सके, या वो इंस्पेक्शन करके देख सके कि उसकी प्रॉपर्टी, उसके जो जायदाद है उसकी क्या सूरत हाल है। फोर्थ
ओब्लिगेशन क्या है? फोर्थ ओब्लिगेशन ये है कि स्ट्रक्चरल चेंज नहीं की जाएगी। अब स्ट्रक्चरल चेंज में क्या आता है कि ये नहीं कि उसने, आप 3 कमरे बने हुए थे तो एक छोटा सा दरमियान में टीवी लॉन्च के अंदर एक और कमरा खड़ा कर दिया, दीवार दरमियान में लगा के उसकी सारी हैयत तब्दील कर दी, गार्डन को खत्म करके वहां कोई और एक कमरा खड़ा कर दिया। तो ये स्ट्रक्चरल चेंज वो मालिक की कंसेंट के बगैर वो स्ट्रक्चरल चेंज नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट फिफ्थ जो है वो क्या है? नेक्स्ट फिफ्थ टेनेट इसमें कतहन न्यूसेंस क्रिएट नहीं करेगा अपने नेबर्स के लिए। अब ये नहीं कि अगर कोई उसके पड़ोस में कोई लोग रहते हैं जिन इनके बच्चे इतना शोर शराबा करते हैं, टेलीविजन की आवाज़ इतनी ऊंची कर देते हैं, गाने लगा देते हैं ऊंची आवाज़ में, ऑडियो रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग लगा देते हैं, या घर में इतनी वो खेल कूद करते हैं जिससे पूरा मोहल्ला उनके शोर शराबे से ना रात को सो सकता है ना सुबह जिंदगी गुजार सकता है। तो इस तरह की वो न्यूसेस भी नेबर्स के लिए क्रिएट नहीं करेगा। अब 6 इसमें क्या है? 6 इसमें लास्ट ये है कि जैसे ही टर्मिनेशन होगी उस एग्रीमेंट की, वो एक्सपायर हो जाएगा, तो वो उसी सिचुएशन में वो जैसे उसने कब्जा लिया था इसी तरह वो ओब्लिगेशन है वो लैंडलॉर्ड को वो कब्जा उसका वापस करेगा। मास वाइज के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक नई टेनेंसी में वो इंटर हो जाते हैं, नया टेनेंसी एग्रीमेंट कर लेते हैं, वो एक अलग सिचुएशन है। या अदरवाइज कोई स्टॉर्म करारनामा के अंदर किसी किस्म की कोई कंडीशन है। ये तो वो 6 ऑब्लिगेशन थी। अब इसकी रेमेडी भी डिस्कस कर लेते हैं। रेमेडी क्या है? इसकी रेमेडी ये है कि अगर टेनेंट फुलफिल अपनी ऑब्लिगेशन नहीं करता तो लैंडलॉर्ड उसको एक रिटन नोटिस कंप्लीट डिस्क्रिप्शन और डिटेल के साथ उसको जो ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर रहा उससे मुतल्लिक तहरीर करेगा और साथ उसकी रेमेडी भी सजेस्ट करेगा कि आप इस शक्ल में इस चीज़ को दुरुस्त कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो, या ये परमिशन मुझे दे सकते हो। तो इस तरह का एक रिटन नोटिस। और एक सेकंड इसमें क्या रेमेडी है? सेकंड रेमेडी ये है कि इस जितनी भी ऑब्लिगेशंस हैं इनकी वायलेशन की शक्ल में वो एविक्शन में भी जा सकता है, बेदखली में जा सकता है, और इस बुनियाद पे वो किराएदार को वहां से बेदखल कर सकता है। अब अगर ऐसी सिचुएशन में कोई ऐसा इदारा इन्वॉल्व है जिस इदारे ने वो फीस या वो चार्ज या वो टैक्स वो उस मकान से लेना है और मालिक मकान डेलिबरेटली दीदा दनिस्ता वो देने से इनकारी है, तो वो इदारे को वो टेनेंट अगर वो अदा कर देता है चार्ज फीस टैक्स, तो ऐसी सिचुएशन में वो उस किराए से मिन्हा कर ली जाएगी। अब ये वो सारी सेक्शन थी जो ओब्लिगेशंस टेनेंट के ऊपर भी हैं, रेमडीज भी हैं और उनके ऊपर भी हैं। तो इसी बात के साथ आप दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं मज़ीद अच्छे टॉपिक्स के ऊपर आपके लिए